पिछले वीडियो में हम जो पांचवा था उसका कुछ पार्ट काट दिए थे, तो उसका बताए थे, ठीक है ना, कि कैसे यूज करना है, क्या करना है, उसको बारे में हमने बताया। ठीक, पांचवा का रेस्ट पार्ट है, उसी में बोला तो कुछ डायमेंशन हमने अच्छे अच्छे खोले, वो देख लेना। एक बार हम रिवीजन करते हैं चलने से पहले पांचवे का, क्योंकि इंपॉर्टेंट है वो चीज़ें। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ, पहला लेक्चर ही, पहला पार्ट ही हमें यूटिलाइज करना आ गया, तो समझो कि सब कुछ आ गया। तो पहले पार्ट में जो पहला सिलेबस यूनिट फर्स्ट है, उस यूनिट फर्स्ट को हम यूटिलाइज अगर अच्छे से करने लगे ना, दिमाग खुल गया, तो समझो कि कल्याण हो जाएगा। नंबर 140, 200 में से 140 कहीं नहीं गया है, बस हमको सागर्भित रूप से लिखना है। तो देखो, बात उठी थी निजी जीवन की, निजी जीवन में संबंध की बात उठी थी, तो हमने कहा कि कोई भी संबंध का प्रभाव हमारे निजी जीवन में पड़ता हो, या व्यक्तिगत हित से जुड़ा हुआ कोई भी संबंध होता है, व्यक्तिगत हित से जुड़ा हुआ चीज क्या है, वो हमारा निजी जीवन है, पहली बात। दूसरी बात हमने कहा, इसमें मूल्य क्या क्या हो सकते हैं, तो मूल्य ये हो सकते हैं जैसे परस्पर प्रेम, सद्भाव, भावनात्मक पक्ष या भावनात्मक लगाव। आप लोग अपनी जिंदगी में खुद अपने व्यक्तिगत जिंदगी में लगा के इसको देख सकते हैं। फिर सम्मान चाहिए, इसमें निजता होता है, एटीसी, ये सारे हमारे होने चाहिए। फिर भी इसमें बोला जाता है कि व्यक्तिगत हित से जुड़ा हुआ मामला होता है। इसमें ज़्यादातर इसमें लोग क्या चाहते हैं कि व्यक्तिगत हित से जुड़ा हुआ जो भी मामला होगा वो आएगा प्राइवेट संबंध में। हमने कहा कि इसमें कभी भी बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, बाह्य हस्तक्षेप नहीं होता है, लेकिन बाह्य हस्तक्षेप किया जा सकता है। कब कब लेकिन की बात कर रहे हैं, तो लेकिन कब किया जा सकता है, जब ऐसा लगे कि प्रगतिशील मूल्य है और उस मूल्य पे प्रहार हो रहा है, तो हम क्या कर सकते हैं, बाह्य हस्तक्षेप कर सकते हैं। अदरवाइज बाह्य हस्तक्षेप हम नहीं करेंगे। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हमने बताया था महिला के ऊपर घरेलू हिंसा, और घरेलू हिंसा के लिए हमने एक अभियान भी बताया था, क्या, नॉक द डोर, और ये यूपी का ही है, नॉक द डोर। तो ऐसा हम व्यक्तिगत हित की बात करें, तो हमने कहा कि व्यक्तिगत हित नैतिकता का पतन क्यों हो रहा है, नैतिकता का या पतन के कारण क्या है, व्यक्तिगत हित में या व्यक्तिगत जीवन में क्या है नैतिकता। अच्छा, ये भी बता दें कि दोनों के डिफरेंस हमने पहले भी बता देना। तो ये प्राइवेट लाइफ कैसे चलता है, तो प्राइवेट लाइफ या प्राइवेट जीवन, निजी जीवन आत्मनिष्ठ होता है, ठीक है ना। इसमें कौन कौन आते हैं, तो सगे संबंधी, मित्र, परिवार, etc, माता पिता बहन, जो भी, ये सब आते हैं इसमें। और हमने कहा पतन के कारण क्या है, तो पतन के कारण के लिए हमने बताया था बहुत सारे चीजें। पतन के कारण के लिए कैसे हम लिख सकते हैं, जरा सा और डायमेंशन देखो। कारण क्या है पतन के कारण, जितने हम बार बोलेंगे हो सकता है डायमेंशन अलग हो। ये उपकरण का यूज, ठीक है। दूसरा ये बोल सकते हैं अर्थ और काम का लोभ, भौतिकवाद सुख। फिर हम क्या करेंगे, गलत मित्र मंडली, गलत शिक्षा, मूल्यों का पतन, पाश्चात्य मूल्य की तरफ भागना, अपने मूलों को छोड़ते हुए पाश्चात्य। ये कारण हमने थोड़ा बहुत उधर बताया और भी जोड़े, लेकिन हम थोड़ा डिफरेंट लेके चलते हैं कि ये तो सब कोई लिखेगा ना, हम अपनी कॉपी की झलक कहीं और दिखाएं, मतलब कुछ अच्छा दिखाएं कि विवश हो जाए नंबर देने के लिए। तो पतन के लिए क्या कर रहा है कि 11 जो गांधी जी के व्रत हैं, 11 गांधी के व्रत
उस व्रत का पालन न करना, पालन न करना, पालन न करना। दूसरा 11 हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज है, उसका उसका पालन न करना। बहुत है ये 11 पॉइंट मिल गए आपको, 22 पॉइंट तो यही हो गए। और हम 11 सिर्फ गांधी जी का खोल रहे हैं, गांधी जी का खोल रहे हैं क्या कि देखो 11 में हमने बोला 5 तो हम जानते हैं क्या, सत्य, अहिंसा, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह, अस्त्य, ये 5 हो गए। और 5 के बाद 3 आ क्या, एक अभय, ठीक है, अभय। उसके बाद हमारा क्या है, अस्पृश्यता, अस्पृश्यता, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या है, अभय हो गया, अस्पृश्यता हो गया, अस्वाद हो गया। 3 सा है, 3 सा क्या, स्वदेशी, श्रम, और एक है सर्वधर्म संभाव। ये 11 हो गया। फंडामेंटल हो गया, फंडामेंटल में 11 फंडामेंटल हो गया उसका पालन के लिए। और ध्यान रखना 11 फंडामेंटल में सार्वजनिक भी आ जाएगा और प्राइवेट लाइफ का भी, दोनों के आएंगे, ठीक। तो ये भी हो गया। जैसे पर्यावरण का रक्षा करना आपका क्या है, सार्वजनिक भी हो सकता है और प्राइवेट भी हो सकता है, तो वो चीज़ें होनी चाहिए। और थोड़ा सा हम आगे करें तो हम भारतीय दर्शन के, फिर हम क्या पतन के कारण बोले, तो भारतीय दर्शन में हमारा पुरुषार्थ की बात कही गई है, पुरुषार्थ की बात की गई है। पुरुषार्थ के में सबसे ज्यादा है धर्म की बात, धर्म का फॉलो न करना, ठीक है। भारतीय दर्शन में ऋण की बात की गई है, ऋण की बात की गई है, और ऋण की बातों को न मानना। और खास करके इस ऋण में 2 चीजें हैं, एक है ऋषि ऋण अर्थात ज्ञान को, ऋषि ऋण में ज्ञान की बात करना है, ज्ञान का प्रसार करना चाहिए, प्रसार नहीं करते हैं लोग, अच्छी अच्छी बातें नहीं करते हैं। नेक्स्ट है देव ऋण। देव ऋण में क्या, देव ऋण में ये बोला जाता है कि कोई यज्ञ हो तो उस यज्ञ में जो वंचित ग्रुप हो उनको क्या करें, दान दें। तो ये चीजें 2 चीजें हैं, ऐसा होता नहीं है, ठीक है। अब जरा सा हम चले कि हम अष्टांगिक मार्ग, अष्टांगिक मार्ग बोला गया है, मार्ग किसके द्वारा, बुद्ध द्वारा। उस बुद्ध द्वारा जो बोला गया है, सम्यक करके जितने 8 हैं वो 8 याद होना चाहिए। क्या है 8, ये आपको हम जब उधर पढ़ाएंगे तो बता ही देंगे, लेकिन 8 याद होना चाहिए, जिसमें सम्यक वाक, सम्यक दर्शन, ठीक है, सम्यक योग वगैरह सब हैं इसमें, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, ये 8 अष्टांगिक मार्ग अगर पालन नहीं कर रहे हो तो हो जाएगा, मतलब नैतिकता का पतन होगा, ठीक। हम बुजुर्गों का, आजकल बुजुर्गों का क्या कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे हैं। बुजुर्ग कहाँ जा रहे हैं, तो आश्रम में जा रहे हैं, तो सोचो पतन होना ही है। क्यों, क्योंकि बुजुर्ग लोग क्या कहानियां सिखाते हैं बच्चों को, कहानियां सिखाते हैं, समाजीकरण बहुत अच्छा सा करते हैं, समाजीकरण करते हैं, ठीक है, कहानियां सुनाते हैं, पंचतंत्र की बात करते हैं। और ये आपको जो भी घरेलू क्रियाकलाप होता है या कर्म कांड कर लो, क्रियाकलाप, उसका मार्गदर्शन करते हैं। तो इनका भी रोल हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये बातें हमारे प्राइवेट लाइफ की हुई। तो सही कैसे करें, सही करने के लिए हमने जो इधर बताया इन सबको फॉलो करवा दो, ठीक है। ये हमारा मेन पॉइंट हो जाएगा। लेकिन और भी इतर करना है तो और इतर करने के लिए हमें क्या करना होगा, जो और भी कमियां बताया है बुजुर्गों के सम्मान वगैरह, ठीक है, वो सारी चीजें बता दो जो हमने जनरलाइज वे में बताया था कि भौतिकवाद है, मूल्यों का पतन हो रहा है, तो मूल्यों को इनकलकेट करो। फिर बेनेडिक्ट रूथ की बात करो, मेड की बात करो, तो इनकी बात करो, ठीक है ना, समाज के लिए। तो ये भी बात हो गया। अब आ जाते हैं सार्वजनिक में। सार्वजनिक के लिए हमने कहा सार्वजनिक जीवन का मतलब क्या, ऑब्जेक्टिविटी होनी चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी मतलब वस्तुनिष्ठता होना चाहिए। जो भी निर्णय ले तार्किक रूप में ले, तार्किक रूप में होना चाहिए। यहाँ पे सार्वजनिक जीवन, जो सार्वजनिक जीवन है वो डोमिनेंट होना चाहिए व्यक्तिगत जीवन पे, ठीक है ना, ठीक है। इसमें क्या होगा,
आदमी द्वारा, किसी व्यक्ति द्वारा, किसी मानव द्वारा लिया गया निर्णय, निर्णय क्या होता है, सभी पे प्रभावित करता है, सभी को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे। जब प्रभावित करे ना, प्रभावित करे, ठीक है ना, तो हम कहेंगे कि वो सार्वजनिक जीवन है। क्या कोई मानव द्वारा लिया गया निर्णय, क्रियाकलाप समाज के सभी लोगों को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करे, उसको हम कहते हैं सार्वजनिक जीवन। जैसे एग्जाम्पल के रूप में हम ले सकते हैं डॉक्टर पेशेंट रिलेशन, ठीक है, जनता, जनता या जनता और प्रशासन, प्रशासन या शासन जो भी ले लो, ठीक है, ये हमारा आ जाएगा इसमें। फिर हमने कहा कि पतन के कारण क्या है, तो पतन के कारण के लिए हमने सबसे मुख्य कारण बोला कि व्यक्तिगत हित को बढ़ावा देना किसके, सार्वजनिक जीवन पे। और व्यक्तिगत हित कुछ भी हो सकता है, भ्रष्टाचार, लोभ, सब कुछ आ गया, व्यक्तिगत हित में सब कुछ आ गया। फिर हमने कहा कि व्यक्तिगत मूल्य में अगर कमी होता है तो सार्वजनिक जीवन में भी मूल्यों की कमी देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हमने कहा कि और क्या, 7 पाप है गांधी द्वारा, और वो 7 पाप अगर किया जाएगा तो पतन तो होगा ही, वो 7 पाप हमने बता रखा है, ठीक है। 7 पाप के लिए हमने पहले भी बोला है, सिद्धांत विहीन राजनीति, बिना श्रम के धन, बिना अंतःकरण की सुख, और नैतिकता विहीन व्यापार, और मानवता विहीन विज्ञान, त्याग रहित पूजा, और चरित्र विहीन ज्ञान। ये हमारा 7 पाप है, ठीक है। और पतन के लिए 11 एकादश व्रत है गांधी जी का, वो एकादश व्रत भी हो जाएगा, ठीक। हम जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं उसमें से जो सामूहिक रूप से बोला गया है, बल्कि वो सार्वजनिक ही बोला गया था, 11 वो दोनों हो जाएगा, प्राइवेट और इसमें, तो 11 वो भी बोल सकते हैं, उसमें से भी जो याद आ जाए बोल दो अच्छी अच्छी बातें, जैसे महिलाओं का सम्मान करना, ठीक है ना, संस्कृति का संरक्षण करना, पर्यावरण का संरक्षण करना, बच्चों को शिक्षा देना, ये हो गया, ठीक। ये सारी चीजें हम बता सकते हैं। फिर हम गांधी जी के और भी हम बहुत सारे उस दिन खोले थे, मतलब जो अभी बताया पिछले लेक्चर में, उसमें हमने खोला था, आप सुकरात का नाम ले सकते हैं। सुकरात में सद्गुण की बात कहा था, अगर सद्गुण होगा, सद्गुणी होगा मतलब सदचरित्र होगा, और सदचरित्र होगा तो वो कभी भी कोई अनुचित काम नहीं करेगा, अनुचित काम नहीं करेगा, तो वो बात करेंगे, इनकी बात कह देंगे। फिर हम इनकी बात कर सकते हैं, अरस्तु की बात कर सकते हैं। अरस्तु का मतलब क्या, अरस्तु बोले कि केवल ज्ञान ही, ये बोले थे सुकरात, ज्ञान ही सद्गुण है, कह रहे हैं ज्ञान ही सद्गुण नहीं, केवल आप उचित अनुचित जान लोगे तो यही तो नहीं होगा, उसमें डिफ्रेंशिएट करके उचित काम करने लोगे, कह रहे हैं कि उस ज्ञान का अभ्यास करोगे तो होगा, तो अरस्तु भी बोले थे। फिर हम क्या बोलेंगे कि न्याय की बात करेंगे तो रॉल्स का न्याय की बात करेंगे तो वो न्याय की बात करता है, तो वो भी तो सार्वजनिक बातें हैं, न्याय के सिद्धांत। फिर आप अरस्तु का भी न्याय की बात कर सकते हो, ठीक है। प्लेटो का न्याय की बात कर सकते हो, प्लेटो की न्याय की बात, ठीक है। फिर आप श्रेष्ठ पुरुष की चर्चा कर सकते हो, श्रेष्ठ पुरुष की चर्चा कर सकते हो, किसने दिया था श्रेष्ठ पुरुष, ये अरस्तु का अवधारणा है, ठीक है ना। कांट की बात कर सकते हो, कांट ने क्या बोला था, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना, कर्तव्य के लिए कर्तव्य करना, मतलब झोला भर भर के दो ना, कितना दोगे। फिर आप और भी बात कर सकते हो, किसके लिए, तो गीता की बात कर सकते हो। गीता में क्या बोला गया है, अंतःप्रज्ञ जिसका अच्छा होगा वो निर्णय भी अच्छा लेगा, अंतरात्मा से निर्णय भी अच्छा लेगा, ठीक। हमारा निष्काम कर्म की बात करें तो ये भी है, आसक्त फल की बात करें, ठीक। तो ये ऐसे हम बहुत सारे नाम ले सकते हैं जिसको बताया था, ये डायमेंशन अलग होगा, मतलब पढ़े लिखे के तरह होगा। अब जरा सा देखें कि मूल्य क्या क्या से है। अब आ जाते हैं हम, अपना कौन सा मेन टॉपिक क्या था हमारा, मेन टॉपिक हमारा था मूल्य विकसित करने में परिवार, समाज और शैक्षणिक संस्थाओं की भूमिका। तो आज इसको पढ़ते हैं, क्या भूमिका है। तो देखो, सार्वजनिक जीवन की जो बात हमने बताया था ना, सार्वजनिक जीवन में एक का तो नाम भूल गया जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रस्टशिप का। गीता की बात की है यहाँ पे, ट्रस्टशिप की अवधारणा गांधी जी का,
वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसमें रखना चाहिए, ठीक है ना। पीपी के बारे में हमने पिछले लेक्चर में डिसाइड बता ही दिया, नहीं समझ में आया होगा तो फिर इकोनॉमी में भी आएगा, और भी आगे हम जब कॉर्पोरेट बताएंगे तो उसमें भी आएगा। मतलब कुल मिला जुला के 3-4 बार हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो मूल्य का आशय क्या है और क्यों प्रासंगिक है इस समय, मूल्य का आशय क्या है। तो मूल्य का आशय मतलब क्या, देखो ये बात समझो। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा खोलते हैं मूल्य को या वैल्यू को। मूल्य का आशय यहाँ पे जो आदमी का क्या करे, मार्गदर्शन करे, मार्गदर्शन करे, ठीक है। आदमी का सोच व्यवहार को नियंत्रित करे। मूल्य वो है, मूल्य नीति शास्त्र के क्या है, नीति शास्त्र के सार तत्व हैं। मूल्य वे हैं जिन जो मानवीय जीवन जीने के लिए, मानवीय गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीने के लिए जरूरी है, ठीक है। मूल्य वे आदर्श हैं, वे आदर्श हैं जिनके आधार पे हम किसी कर्म को उचित या अनुचित कहते हैं, ठीक है। ये बात हमने बता दिया। अब क्या होता है ना कि प्रासंगिकता क्यों है, तो कहते हैं ना कि इतना महत्व क्या है, तो महत्व बताने से पहले मंडन खंडन वाली रणनीति अपनाना चाहिए कभी भी, मंडन खंडन के लिए। तो हम कह देंगे मूल्य का पतन हो रहा है, तो मूल्य का पतन क्यों हो रहा है ये भी बात करें। मूल्य की पतन पतन हो रहा है, क्या मतलब, क्या सीधी बात है कि आदमी क्या कर रहा है कि स्वार्थी ज्यादा हो रहा है, स्वार्थी हो रहा है। भय, मैथुन, आहार, ये पशु के समान, ये पशुओं के लिए है, ठीक है ना। अब ये पशु में जो गुण होता है ना, भय, मैथुन, आहार, उन बस यही जानते हैं, वही काम मनुष्य करने लगा है, ठीक है। तो अगर ये चीजें मूल्य से जुड़ा हुआ हो जाए, मूल्य से जुड़ा हो जाए तो मानव कहलाएगा। तो मूल्य एक तरह से ये अगर नहीं होगा, मतलब भय, मैथुन, आहार के प्रति, या हम ये कहें इससे अच्छा और क्या हो सकता है, देखो इससे बड़ी बात हम कहें कि मूल्य के पतन के कारण हम भूल रहे हैं। पतन के कारण के लिए ये भी तो हो सकता है कि हम इंद्रियों से ज़्यादा भावनाओं को हम ज़्यादा महत्व दें, अपनी महत्वाकांक्षाओं को क्या करें, ज़्यादा वरीयता दें, और इससे युक्त हम कोई कार्य करें जो मानव का क्या है, मानव के क्या, ये सहज प्रवृत्ति है, सहज प्रवृत्ति। ये हमेशा चाहता है, इंसान इसी की तरफ हमेशा भागता है, हमेशा इसी की तरफ भागता है। तो इन चीज़ों को युक्त, जहाँ पे आप इंद्रियों को खुश करने लगेंगे, भावनाओं को खुश करने लगेंगे, महत्वाकांक्षाओं को देखने लगेंगे, वहां पे मूल्य का ह्रास होगा ही, मूल्य का पतन होगा ही, ठीक है ना। अब जैसे कि मूल्य का ह्रास होना ये एक कारण हो गया, दूसरा क्या है कि भ्रष्ट आचरण हो गया, भ्रष्ट आचरण हो गया, ठीक है। धन बल हो गया, बाहुबल हो गया, ठीक है। और ये आजकल का भौतिकवादी सुख है ना, भौतिकवादी सुख ये ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है और मूल्यों को ताक पर रख रही है। जैसे कि आजकल आईफोन को रखना एक सिंबॉलिक बन गया है। आईफोन रखना, सब लोग जिस 10,000 रुपया भी कोई कमा रहा है वो फ़ोन से, अरे बात तो आपको उस फ़ोन से भी होगा, आईफोन से भी होगा, लेकिन वो सिंबॉलिक रूप से भौतिकवादी सुख प्राप्त करना चाह रहा है, इसे रखना चाह रहा है, ठीक है। तो मूल्यों का पतन क्या हो रहा है, समाज क्या हो रहा है, गर्त में जा रहा है, समाज गर्त में जा रहा है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, लेकिन सारी बातें तो यहीं पे आ जाएगी, ठीक है ना। जो सहज प्रवृत्तियों की तरफ भागता है, मूल्य की कमी होगी, तो समाज गर्त में जा रहा है, समाज गर्त में जा रहा है तो राष्ट्र को भी गर्त में जाना पड़ेगा। तो फिर हम इसको समाधान करेंगे, तो प्रासंगिकता है ना, जा रहा है। तो अब देखो, अब इसमें ये कहें कि जो सामान्य आदमी की धारणा है कि मेहनत कश लोगों का शोषण हो रहा है, झूठ, फरेब, बोलबाला, झूठ
फरेब का बोलबाला है। ठीक है, जन साधारण के जीवन में नैतिक, सामाजिक और आध्यात्मिक मूल्यों के प्रति आस्था क्या हो रही है, घट रही है, और मूल्य संकट की स्थिति उत्पन्न हो रही है। मूल्य संकट की स्थिति क्या होती है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखना। ये मूल्य संकट का मतलब है कि हम जानते भी हैं, ये डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया था, हम जानते हैं, हम ये जानते हैं कि जो हम कर रहे हैं ना सही है, या सही क्या है ये जानते हैं, हम उसकी क्या करते हैं, सराहना भी करते हैं, लेकिन उसे अपनाते नहीं हैं। हम जानते हैं कि सही क्या है, हम उसकी सराहना भी करते हैं और उसे अपनाते भी नहीं हैं। और हम ये भी जानते हैं कि बुरा क्या है, और हम उसकी भर्त्सना भी करते हैं, और फिर भी उसके पीछे भागे रहते हैं। बात समझो कि ना, कितना बड़ी बात है। मूल्य संकट की स्थिति आज के समय में पैदा हो गई है। मूल्य संकट की स्थिति का मतलब क्या, हम जानते हैं कि क्या सही है, जानते हुए भी हम ये जानते हैं कि सही क्या है, असही है वो जानते हुए भी, और उसकी सराहना भी करते हैं। सही क्या है जानते हैं, सराहना करते हैं, ठीक है, सराहना करते हैं, लेकिन हम अपनाते नहीं हैं, अपनाते नहीं हैं। हम जानते हैं कि बुरा क्या है, हम उसकी भर्त्सना भी करते हैं, भर्त्सना भी करते हैं, और फिर हम क्या करते हैं, तो उसके पीछे भागे रहते हैं। यही मूल्य संकट की स्थिति है, और डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ने दिया है। भ्रष्टाचार, लिंग भेद, यौन शोषण, उत्पीड़न, जाति भेद, बाल अपराध, धार्मिक वैमनस्य, हिंसा, आपराधिक प्रवृत्ति, पर्यावरण संकट, आतंकवाद, ये सब हम लिख सकते हैं। मूल्य विहीनता स्थिति जब होगी तो ये सारी चीजें आएगा। तो हमने कहा ना कि कभी भी मूल्य की आशय बताना है तो मूल्य का आशय हमने बता दिया है, अपने लैंग्वेज में लिख दो। और मूल्य का आशय बताने के बाद मूल्य को और भी डिफाइन करेंगे, लेकिन हमने मूल्य का आशय बताने के बाद सीधे प्रासंगिकता बनाने के पहले, प्रासंगिकता या महत्व, प्रेजेंट टाइम में क्या महत्व है उसको बताने से पहले हमने खंडन किया कि भाई कितना खराब है, मूल्य का पतन क्या है। तो मूल्य के पतन के हमने बताया कि मूल्य संकट की स्थिति आ गई है, मूल्य विहीनता में ये सारी चीजें पैदा होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए, फिर मूल्य ही एक सहारा है। जब मूल्य को बढ़ाएंगे तो उसकी प्रासंगिकता दिखने लगेगी। तो हम प्रासंगिकता क्या है, सुशासन की स्थापना करने में। तो प्रासंगिकता क्या है, मूल्य की प्रासंगिकता है सुशासन को बढ़ाने में। ठीक है, हम कैसे सुशासन बढ़ा सकते हैं, प्रासंगिकता क्या है ये बात हम बता रहे हैं, समाधान तो हम कैसे करेंगे वो बात तो अलग है, लेकिन मूल्य की प्रासंगिकता क्या है, यहाँ पे समाधान बोला गया है, लेकिन इस पे मत जाना, अभी हम ये बात नहीं कर रहे हैं। प्रासंगिकता है सुशासन को बढ़ाना, ठीक है। मूल्य विहीन से उत्पन्न समस्याओं का हल करना, और समस्याओं झोला भर के है, लिंग भेदभाव, शोषण, ये सब जो भी है झोला भर के है, हिंसा, उत्पीड़न, बलात्कार, ठीक है, उनको करना। गरिमापूर्ण जीवन जीना। और ये हमारा आर्टिकल 21 भी बोलता है, यहां से रिलेट कर देना खट से। प्रासंगिकता क्या है, तो व्यक्तिगत हित की जगह सार्वजनिक हित को, ये उल्टा लग गया, सार्वजनिक हित को बढ़ावा देना, ठीक है। सुखद मानवीय जीवन की स्थापना करना, ठीक है। और मानव के क्रियाकलाप का विभिन्न क्षेत्रों में ये सब आप लोग पढ़ चुके हो, तभी वही हम बता रहे हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जैसे सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरणीय क्रियाकलापों का विभिन्न क्षेत्रों में अच्छा परिणाम लाने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमने मानव क्रियाकलाप में नीति शास्त्र का परिणाम पढ़ा था ना, उसी चीज को हमने यूटिलाइज कर गया यहाँ पे, ठीक है। तो ये प्रासंगिकता हो गया। अब प्रासंगिकता के बाद है कि मूल्य जब गिर रहा है तो मूल्य को कैसे हम क्या करें, बढ़ावा दें। तो समाधान करें क्या, तो समाधान करने के लिए सुशासन अगर अच्छा रहेगा तो लोगों को मूल्यों के प्रति जागरूक होंगे, ठीक है ना। और सुशासन रहेगा तो गरीबी नहीं रहेगी, मतलब लोगों को देखा जाएगा, कल्याण किया जाएगा, उत्थान होगा तो सुशासन होगा तो मूल्य बढ़ जाएंगे, ये बात होगा। फिर गवर्नेंस और प्रशासन को
उच्च मूल्य युक्त नेताओं और अधिकारियों को होना। गवर्नेंस में और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या होना चाहिए? उच्च मूल्य युक्त क्या होना चाहिए? नेता अधिकारी होना चाहिए। जनमानस को अधिकारों के प्रति जागरूक करना, कर्तव्यों के प्रति संवेदनशील होना, ये मूल्य है। बचपन में जीवन में स्तर पे अर्थात परिवार, समाज, शैक्षणिक संस्था, विचार, आदर्श में क्या कर रहे हैं? इनकलकेट कर रहे हैं। ठीक है, इनकलकेट करना है ये बातें। तो इस तरह समाधान झोला भर भर के समाधान हम देंगे, जब हम डीकेडी करेंगे तब की बात करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग ये चलते हैं आगे। मूल्यों की आवश्यकता क्यों है? मूल्यों की आवश्यकता ही क्यों है? तो हमें आवश्यकता इसलिए है भैया कि हमें गरिमापूर्ण जीवन जीना है। जीवन जीना है, नहीं तो एक जोड़ लो कि हमारे संविधान क्या है? संविधान में मूल्यों की बात की है। संविधान की किस आर्टिकल 21 को प्राप्त करना, ये भी एक है। ठीक है, दूसरी बात है मूल्यों की आवश्यकता ये है। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इतर चलेंगे, इसको बाद में हम लोग पढ़ भी सकते हैं, लेकिन हमें एक अलग चलना है, थोड़ा सा अलग, क्योंकि हमारी कॉपी बोलनी चाहिए। मूल्यों की आवश्यकता क्या है? आवश्यकता इसलिए है लोकतंत्र सूचकांक में कमी है। ठीक है, भ्रष्टाचार सूचकांक में वृद्धि देखा गया है। एनसीआरबी रिपोर्ट के हिसाब से, रिपोर्ट में महिलाओं की बुरी स्थिति बताया गया है। बुरी स्थिति मतलब बलात्कार, अत्याचार, हिंसा etc। ठीक है ना? तो हम यहाँ पर नया पेज ले लेते हैं। क्यों आवश्यक है हम बता रहे हैं अपने तरफ से। लोकतंत्र की बात हो गई, लोकतंत्र सूचकांक हमारा क्या है? गलत है, कम है। भ्रष्टाचार की बात करें, भ्रष्टाचार सूचकांक क्या है? ज़्यादा है। क्यों ज़्यादा जरूरी है? एनसीआरबी की रिपोर्ट वर्सेस महिलाओं की, जो भी कहानी लिखना है लिख दो आप यहाँ पे, इतना डायमेंशन है। फिर क्यों जरूरी है? लोकतंत्र हो गया, भ्रष्टाचार, एनसीआरबी हो गया। फिर आवश्यक क्यों है मूल्यों को? कि आवश्यक ये है कि आने वाला समय में बुजुर्गों की आबादी, ओल्ड एज, बुजुर्गों की आबादी बढ़ेगी, और बढ़ेगी तो हमारा क्या हो जाएगा? सामाजिक अव्यवस्था फैल सकता है। सामाजिक अव्यवस्था फैल सकता है। आबादी बढ़ेगी, इसकी बात कौन इंडिकेट कर रहा है? तो यूएन की बात कर देना। ठीक है, यूएन ने बोला है। और हमारा और कौन सा बोला था? इंडिया का एक और रिपोर्ट आया था वो, क्योंकि हम सामाजिक क्या कहते हैं, सुरक्षा नहीं दे पाएंगे। ठीक ना, सब तो उसमें और दिक्कत होगा। महिलाओं की होगी, भ्रष्टाचार हो गया, और भी बहुत सारे हैं। एनपीए की मामला हम लिखने के लिए बहुत ज़्यादा लिख सकते हैं। एनपीए की मामला, मेहुल चौकसी, वो कौन है जो साउथ वाला भाग गया? माल्या। ठीक है, तो मेहुल चौकसी, माल्या जैसे एनपीए बढ़ेगा, वो आर्थिक रूप से होगा। इसलिए हमें मूल्यों की आवश्यकता है। मूल्यों की आवश्यकता क्यों? क्योंकि भारत में भारत की बात कर रहे हैं। हाँ, भारत की बात करना है, लेकिन कोई रिपोर्ट के साथ है। रिपोर्ट के अनुसार अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था, एयर क्वालिटी के इंडेक्स में टॉप 20 में भारत के 14 जिला सबसे ज़्यादा प्रदूषित विश्व में पाए गए। इसलिए जरूरी, हमने क्या डायमेंशन दिया, मतलब देख के ना आंखें खिल जाएंगी। हम ये चीज़ें सोचने के लिए वो हमारे हैं। तो मूल्यों की आवश्यकता क्यों है, ये हम एग्जाम्पल भर भर के झोला दिए सारे। क्योंकि मूल्यों की आवश्यकता कहाँ पे होगा? सामाजिक में, राजनीतिक में, आर्थिक में। ठीक है ना, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, पर्यावरण, सब में आवश्यकता होगी मूल्यों की। तो आवश्यकता होगी तो लिखो झोला भर के। हमने लोकतंत्र ले लिया, राजनीतिक का, भ्रष्टाचार ले लिया, आर्थिक ले लो, चाहे सामाजिक ले लो, एनसीआरबी ले लिया, सामाजिक ले लिया। ठीक है, यहाँ एनपीए ले लिया, आर्थिक ले लिया, यहाँ पे रिपोर्ट ले लिया एयर क्वालिटी का, तो पर्यावरण का, सबका लिख लिया ना एक डायमेंशन में। तो हमने तो लिखा ना, ये चीज़ें बात समझ में आनी चाहिए। कभी भी हमको कैसे कोरिलेट करना है किसी चीज़ को, और अच्छे आंसर कैसे होने चाहिए। कभी रटोगे, किताब पढ़ोगे, नहीं आएगा, दिमाग चलाओ। ठीक है ना, आज सोच रहे होगे कि हम क्या कर रहे हैं, कोई नया चीज़ नहीं कर रहे हैं, और ये ना कहीं बताया जाएगा ना। तो ये चीज़ें प्रैक्टिकल हैं। अब बोल बच्चन जो
हमारी बुक में है कि कैसे मूल्यों को बढ़ावा किया जाएगा। देखो, मूल्यों में बढ़ावा देने के लिए ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, आवश्यकता ही क्यों है, बढ़ावा की नहीं, इन्होंने बोला है आवश्यकता। अब एक टीचर लिख सकता है ऐसा, मूल्यों की आवश्यकता क्यों है, इसमें भौतिक मूल्य या परिणात्मक मूल्य से ना होकर जीवन के गुणात्मक पक्ष से है। तो मनुष्य केवल पशु के समान जीना नहीं चाहता, बल्कि गरिमापूर्ण बोल बच्चन कर दिया। हमने 10 एग्जाम्पल दिया, बोल बच्चन किया, गरिमापूर्ण जीवन जीना चाहता है, ये अर्थपूर्ण जीवन बनाता है, इसलिए चाहिए। ठीक है ना। मनुष्य अपने जीवन में उद्देश्य और लक्ष्यों को निर्धारित करता है और इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आदर्श के रूप में सहायक होते हैं, वही मूल्य होते हैं, इसलिए जरूरी है अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को प्राप्ति करने के लिए आवश्यकता है। अब इतनी सी बात को इन्होंने बोल बच्चन कर लिया, हम क्या बता दिए, आपको समझ में आया ना, पीछे की स्लाइड्स में समझ में आ रहा है कि हमने कैसे इसको कोरिलेट किया करंट से। नंबर जाहिर सी बात है यहाँ पे मिलेंगे। मानवीय मूल्य है क्या, पूछा जाएगा कि क्या है मानवीय मूल्य। तो जो मूल्य क्या है, जो शुभ हो, जो मूल्य क्या है, जो जीवन को शुभ बनाए। पतला कर लेते हैं, यहीं से बात करते हैं, क्योंकि हमने बहुत डिकेडी कर लिया है। जीवन को क्या करते हैं, शुभ बनाए, गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए जरूरी है। चारित्रिक उत्थान में सहायक हो, वो क्या है, व्यक्ति के चारित्रिक उत्थान में सहायक हो, वो मानवीय मूल्य है। मानवीय मूल्य के एग्जाम्पल क्या है, न्याय है, स्वतंत्रता है, समानता है, देशभक्ति है, अस्तेय है, दया है, करुणा है, ईमानदारी है, सत्यनिष्ठता, सौंदर्य, प्रेम, मैत्री। जितना याद आए बोल दो ना, ठीक है ना। मूल्य स्वस्थ एवं संतुलित सामाजिक जीवन के लिए आवश्यक है। मूल्य, मानवीय मूल्य क्या है, तो मूल्य स्वस्थ और संतुलित सामाजिक जीवन जीने के लिए आवश्यक है। मूल्यों के माध्यम से व्यक्ति की संपूर्ण समाज के व्यवहार को निर्देशित किया जाता है। तो ये मूल्य क्या है, या मूल्य के बारे में जब भी लिखना है तो हम अपनी तरफ से बोले थे। अब लिखा हुआ देखो, मानव मूल्य मानव सोच, व्यवहार, कार्य और मार्गदर्शक के रूप में काम करते हैं। कर्मों को संपादन के क्रम में उत्पन्न होने वाले द्वंद्वों का निराकरण के आधार यही मानवीय मूल्य होते हैं। दूसरे शब्द में अगर कहें कि मूल्य परिभाषा है, मूल्य वे कसौटियां हैं, व्यवहार के पैमाने या मानदंड हैं, जिनके आधार पर अच्छे बुरे, वांछित अवांछित, सही गलत, करनी अकरनी का निर्णय किया जाता है। और हमने सिंपल बोल दिया था कि मूल्य वो कसौटियां हैं जिसके आधार पर किसी मानव के कर्मों का क्या किया जाता है, मूल्यांकन किया जाता है। तो हम तो सिंपल बोले ना, परिभाषा जो भी है। और इन्हीं मानवीय मूल्य के अनुसार आचरण करना ही सच चरित्र है, सदचरित्र है। तो ऐसे मूल्य जिनमें व्यक्तियों को सुख और संतुष्टि प्राप्त होती है, वो व्यक्तिगत मूल्य कहलाते हैं। तो व्यक्तिगत मूल्य क्या, जिसमें सुख और संतुष्टि प्राप्त होते हैं, जैसे बागवानी करना, सजना संवरना। ऐसे मूल्य जो संपूर्ण समाज या मानवता के हित में काम करते हैं, वो सामाजिक मूल्य की श्रेणी में आते हैं। अब जान लैक के विचार आ गए, लेकिन ये अभी भी अधूरा है, तो इसको पूरा करते हैं। पहले देखो, बोल बच्चन कहानी के लिए हमने इतना कोई लैंग्वेज नहीं लिखना है। हम कहेंगे ना कि बोल तो नहीं के रहेंगे, लेकिन गाना हमारा रहेगा, मतलब जो भी है गाना हमारा रहेगा। कैसे लिखेंगे, देखो, मूल्य क्या है हमने बताया था। मूल्य वे आदर्श हैं, आदर्श हैं जिनके आधार पे मानव के कर्मों का क्या होता है, मूल्यांकन किया जाता है। मूल्य क्या है, जो गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए आवश्यक है। ठीक है ना। मूल्य क्या है, शुभ, मूल्य शुभ, करणीय या वांछनीय है। ठीक है ना। मूल्य क्या है, शुभ, करणीय, वांछनीय है। ठीक है। मूल्य क्या है, तो नीति शास्त्र का सार तत्व है। अब लिखते जाओ ना, मूल्य क्या है, जिसके मूल्य वे हैं जो सामाजिक व्यवस्था बनाए रखते हैं। हम वही अपनी ही लैंग्वेज में, क्योंकि हम तो उतने पढ़े लिखे नहीं है, ठीक है ना, बनाए रखते हैं। हमको लोकल लैंग्वेज में बोलना लिखना है। मूल्य हो गया। अब हमने कहा कि मूल्य की प्रकार क्या है, तो ये ना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा कि मूल्य बताया, मूल्य के प्रकार बताया, और मूल्य के जितने हम डायमेंशन जानते हैं, सामाजिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य, अभी हम एग्जाम्पल बता रहे हैं, आर्थिक मूल्य, ठीक है, और हम क्या बोल सकते हैं, पर्यावरणीय मूल्य, यही मूल्य हो सकते हैं। सामाजिक में क्या, परस्पर प्रेम, सद्भाव। ठीक है। अब हम दूसरे पेज पे लेके लिखते हैं मूल्य के प्रकार। सामाजिक में क्या होगा, तो हमने बताया सामाजिक में परस्पर
सहभागिता, ठीक है, सम्मान, ठीक है, सम्मान। अ, मैं इसी में इतने में जो भी चाहे वो लिख दो। सम्मान मतलब महिलाओं का सम्मान वगैरह, ये हमारा सामाजिक हो गया। आर्थिक में क्या है? आर्थिक में देखो, आर्थिक में हमारा कैसा होना चाहिए? पारदर्शिता, पारदर्शिता, ईमानदारी, ईमानदारी, ठीक है। आर्थिक में हमारा क्या होना चाहिए? ट्रस्ट, ट्रस्टी हो जाएगा, ट्रस्टी भी हो सकता है। हम सर्वोदय की बात कर सकते हैं, सर्वोदय भी मूल्य है, ठीक है ना। पारदर्शिता, ईमानदारी, सत्यनिष्ठता, ठीक है। प्रोबिटी, प्रोबिटी बोलोगे कि कहीं भी होगा। राजनीतिक में क्या? राजनीतिक में हम राजनीतिक दर्शन का मान ले लो, लोकतंत्र, समाजवाद। राजनीतिक दर्शन बताए ना अभी, रुक जा रहा है। समाजवाद, समाजवाद, ठीक है। पंथ निरपेक्ष, पंथ निरपेक्षता, 80 से। और प्रशासनिक में क्या? प्रशासनिक में क्या होना चाहिए? संवेदनशीलता, झोला भर भर के लिखो ना, संवेदनशीलता, ठीक है। संवेदनशीलता, इसमें क्या होना चाहिए? करुणा होना चाहिए, ठीक है। दया होना चाहिए, इम्पैथी होना चाहिए, इम्पैथी होना चाहिए। इम्पैथी को क्या बोलते हैं? परानुभूति, ठीक है ना। फिर क्या होना चाहिए? सिविल सेवा के क्या? लोक निधि का, लोक निधि का सदुपयोग होना चाहिए। नहीं, कैसे बहुत सारे हैं, हम लिखते भर जाएंगे। प्रशासनिक हो गया, राजनीतिक हो गया, आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, पर्यावरणीय लिखो ना। पर्यावरणीय क्या होना चाहिए? तो पर्यावरणीय में क्या होना चाहिए? पौधे एवं जीव जंतु का, जीव जंतु का कल्याण या हिंसा नहीं करना, हिंसा नहीं करना, ठीक है। अनुकूलतम, अनुकूलतम उपयोग, 80 से। जो भी है ये हमने लिख दिया था। मतलब अगर प्रकार भी पूछे तो सामान्य रूप से व्यक्तिगत मूल्य और सार्वजनिक मूल्य होते हैं। सामान्य रूप से दो ही बांट सकते हो भाई, व्यक्तिगत मूल्य हो सकते हैं और सार्वजनिक मूल्य हो सकते हैं। या आपको बहुत कम लिखना है तो क्या हो सकते हैं? मूल्य दो तरह के हो सकते हैं, साधन मूल्य या साध्य मूल्य, ठीक है ना। साधन साध्य मूल्य होते हैं। तो हम साधन साध्य मूल्य बोलते हैं, ये बोलते हैं जो आपको पसंद आए वो करो। व्यक्तिगत मूल्य, सार्वजनिक मूल्य, चाहे मूल्य के प्रकार हम जैसे बताएं वैसे टाइप के हो सकते हैं सारे मूल्य। हम बता सकते हैं, एग्जाम्पल देंगे, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। बता सकते हो कि ऐसे ऐसे बांट सकते हैं, लेकिन पसंद हम ये करेंगे क्योंकि इसमें डायमेंशन मिलेगा। लेकिन ये भी कोई गलत नहीं होगा, ठीक ना। लेकिन सामाजिक इसमें जरूर जोड़ना। साधन साथी बोल रहे हो तो इसमें सामाजिक मूल्य, क्योंकि समाज के बारे में बात हो रहा है, इथिकल पर्सपेक्टिव का है, तो सामाजिक जोड़ना ही पड़ेगा ना। तो ये चीजें हो गई, ठीक। अब समाज, अब जाके हमारे मूल्य वाली कहानी। जॉन लॉक का बात किया था। जॉन लॉक ने ये बोला था कि देख भैया, वो सीधे सीधे जॉन लॉक की, हम लोग लिखते हैं ना कि बालक कोरे कागज के समान होता है, या स्वच्छ जल के समान होता है। उसके मन मस्तिष्क पे, मन मस्तिष्क में, मन मस्तिष्क में बचपन में ही क्या कर देना चाहिए? मूल्यों का बीजारोपण कर देना चाहिए। हम लोग बहुत बोल रहे हैं मूल्यों का बीजारोपण करना, लेकिन ये इसका जनक कौन है? यही है जॉन लॉक। यही बात बोला था कि देख भाई, बचपन में सबसे बेहतरीन होता है ना, अगर किसी को शिक्षा देना है, संस्कार देना है, तो सबसे महत्व होता है बाल्यकाल। और बाल्यकाल में, बाल्य अवस्था में संस्कार जो लिखे जाते हैं बच्चों के मन में, और उसमें भी सबसे प्राइमरी कौन होता है? प्राइमरी माता पिता क्या होते हैं? माता पिता शिक्षक होते हैं। और स्कूल कौन सा होता है? तो स्कूल परिवार होता है। सबसे ये बाल काल में परिवार होता है, और यहीं पे कोरे कागज या स्वच्छ जल के समान होता है, जो बुलवचन करते हैं, करके लिख सकते हैं इसी में। ये किसने बोला था? जॉन लॉक ने बोला था। तो जॉन लॉक का मूल्य पे विचार की बात समझ में आया ना, वही बात है, ठीक। यही कहानी है। तो ये कहानी समझ में आ गया होगा। भारतीय परंपरा में मूल की बात होगी। अब भारतीय परंपरा के मूल की बात करते हैं, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इस पॉइंट से हम इनके इत्तेफाक रखते हैं कि जो लिखा गया नोट्स में वो सही है। तो भारतीय संस्कृति में 4 पुरुषार्थ बताए गए, और 4 पुरुषार्थ में हमने बताया था ना कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष होता है। इसमें मोक्ष क्या है?
सर्वोच्च पुरुषार्थ बोला गया है। चरम लक्ष्य, इसमें क्या बोला गया है, चरम लक्ष्य बोला गया है पुरुषार्थ में। किसको, इस बात को समझो, हम तो सोसाइटी में भी बताएंगे इसको, मोक्ष को चरम लक्ष्य बोला है। बाकी जो तीन है ना, धर्म अर्थ काम, ये तीनों इसमें सहायता करते हैं चरम लक्ष्य को प्राप्त करने। अर्थात हम कहें कि चरम लक्ष्य मोक्ष क्या है, साध्य है, तो ये तीन क्या है, साधन है इसके लिए। ठीक, ये बात करें। और धर्म की बात भारतीय परंपरा में की जाती है, तो भारतीय संदर्भ में धर्म क्या है, तो धर्म एक शाश्वत सामाजिक एवं नैतिक मूल्यों के रूप में देखा जाता है। तो धर्म को ही नैतिक मूल्य के रूप में देखा जाता है भारतीय परंपरा में। और पूछ लिया जाए कि भारतीय परंपरा में धर्म का अर्थ क्या होता है, तो आपको यही चीजें बातें करनी होंगी। भारतीय परंपरा में धर्म का आशय क्या, मतलब धर्म का मतलब यहाँ पे स्व कर्तव्य पालन से है, सद आचरण से है भारतीय में। ठीक है ना, यहाँ धर्म में नैतिक मूल्यों का संरक्षण, नियमानुकूल सुख भोग, सामाजिक सदाचार, सद्गुण, कर्तव्य बोध का भाव निहित है। तो धर्म में क्या है, मूल्यों का संरक्षण, नियमानुकूल सुख भोग, सामाजिक सदाचार, सद्गुण एवं कर्तव्य बोध का भाव निहित है। तो इसमें क्या हम देख सकते हैं भारतीय परंपरा में, यहाँ एग्जाम्पल देने की सबसे बड़ी बात है कि मनु ने धर्म को 10 लक्षण बताए थे। मतलब धर्म, भारतीय दर्शन में धर्म के आशय के मतलब, धर्म का मतलब बताया था मनु ने, 10 लक्षण बताए थे कैरेक्टरिस्टिक धर्म का, भारतीय धर्म का। वो क्या है, धैर्य है, क्षमा है, दम है, अस्तेय है, शुद्धि है, इंद्रिय निग्रह है, बुद्धि है, विद्या है, सत्य है और अक्रोध है। ये मनु ने धर्म के 10 लक्षण बताए थे। महाभारत में क्या बोला गया, धारणात् धर्मम इत्याहु धर्मो धर्यते प्रजा, अर्थात जो व्यक्ति को, समाज को, जनसाधारण को धारण करे वही धर्म है। वेरी इंपॉर्टेंट, कि जो व्यक्ति को, समाज को, जनसाधारण को धारण करे वही क्या है, धर्म है। भारतीय परंपरा में धर्म का ऐसे समझ रहे हैं। एग्जाम्पल यहाँ से 4-5 उठा लेना है, जैसा आपके पास टाइम हो उस टाइम से लिखना है। गीता में क्या बोला गया है कि जब जब धर्म की हानि होगी, अर्थात मूल्यों का पतन होगा, कर्तव्यों की उपेक्षा होगी, तो होगी और अधर्म बढ़ता जाएगा, मतलब पाप बढ़ता जाएगा, तो अब हम सज्जनों की कल्याण हेतु दुर्जनों के विनाश के लिए अवतरित होंगे। किसमें बोला गया, गीता में बोला गया। तो यहाँ धर्म का मतलब समझ में आया। वैशेषिक दर्शन में क्या बोला गया है, वैशेषिक दर्शन में बोला गया है कि जिससे भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक उत्थान दोनों हो वही धर्म है। बोला है वैशेषिक दर्शन में कि भौतिक कल्याण के साथ साथ आध्यात्मिक उत्थान हो तो वही धर्म है। फिर भारतीय धर्म के मतलब क्या हो सकता है, तुलसीदास ने क्या बोला है, परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदमाई। मतलब दूसरे की सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं है, और दूसरे की सेवा, दूसरे को अगर पीड़ा दे रहे हो तो उससे बड़ा कोई पाप नहीं है। ये तुलसी जी ने बोला है। आचरण परमो धर्म, ये नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करना ही परम धर्म है। देखो ये धर्म का कितना आशय निकल रहा है भारतीय परंपरा में, और लिखा जाता है अहिंसा परमो धर्मो धर्म, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। ठीक है, ये भी बोला गया है। नहीं सत्यात परो धर्म, सत्य के समान कोई दूसरा धर्म नहीं। युधिष्ठिर के नाम के पहले धर्म लगाया जाता है, धर्मराज। इसका मतलब क्या है, धर्म इंडिकेट करता है नैतिक थे, क्योंकि वो झूठ नहीं बोलते थे। याद है ना, मूल महाभारत देखे होंगे तो मूल्यात्मक पक्ष क्या इंगित करता है। और गांधी जी ने भी बोला है कि धर्म विहीन राजनीति क्या है, पाप है। धर्म विहीन राजनीति नहीं होना चाहिए, नितांत निंदनीय है। ठीक है, तो हमने कितना धर्म का आशय बता दिया। इस धर्म का आशय कि उसको समझ रहे हो ना, कि अगर भारतीय परंपरा के अनुसार धर्म क्या है पूछ ले तो झोला भर भर के दो। और धर्म की बात कहाँ आती है, हमने पुरुषार्थ की बात की, और फिर मनु की 10 कैरेक्टर की महाभारत में बोला गया है कि जो व्यक्ति और जो समाज, जो जनसाधारण को धारण करे वो धर्म में, बहुत बड़ी बात है, बोला गया है। फिर गीता में बोला गया कि जब जब धर्म की हानि होगी, तो वैशेषिक में बोला कि भौतिक कल्याण और आध्यात्मिक कल्याण दोनों उत्थान के लिए जरूरी है। तुलसीदास ने परहित सरस धर्म नहीं भाई, अपर पीड़ा सम नहीं अदमाई। आचार परमो धर्म, नैतिक नियमों के अनुसार आचरण करना ही परम धर्म है। अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा सबसे उत्तम धर्म है। इस तरह से हमने धर्म की भारतीय परंपरा में कर दिया। तो मतलब भारतीय परंपरा की धर्म की बात वो है, वो धर्म लिखा जाता है इंग्लिश में, रिलीजन नहीं लिखा जाता है, इसीलिए रिलीजन नहीं लिखा जाता है भारतीय धर्म परंपरा अनुसार जो धर्म है। ठीक, मूल विकसित करने में अब आ जाते हैं परिवार की भूमिका। तो परिवार की भूमिका क्या है, ये बड़ा आसान से हमने पहले भी बता रखा है, अभी भी ये क्लियर कट हो जाना चाहिए। विकसित करने में क्या है, तो परिवार ही पहला पाठशाला है।
ठीक है, जॉन लॉक ने भी बोला था, तो यहाँ जॉन लॉक की बात बता सकते हो कि जॉन लॉक ने बोला था, थोड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जॉन लॉक ने बोला था परिवार है, और उसका शिक्षक कौन है, पहला शिक्षक कौन है, तो माता पिता है। ठीक है, समाजीकरण में रोल निभाता है। समाजीकरण में परिवार क्या, परिवार को बालक अनुकरण देख के परिवार का क्या करता है, परिवार का अनुकरण करता है, अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, ये मूल्यों का प्रथम पाठ कहाँ से सीखता है, परिवार से ही सीखता है। और यही परिवार से ही बालक संस्कारों का, संस्कृतियों का ग्रहण करता है, और फिर वो बन जाता है कि दूसरे पीढ़ी को ट्रांसफर करने लायक बन जाता है। ठीक, तो ये परिवार की मूल्य विकसित है। तो यही है, निर्मल जल के समान होता है, वही लॉक की कहानी, जैसा लिखोगे वैसा होगा। ठीक है, बालक को सब क्या अच्छा है क्या बुरा है इसका सबसे पहले ज्ञान कहाँ होता है, परिवार से होता है। ठीक है, उन्हें कर्तव्य निष्ठता, उत्तरदायित्व, सच्चाई, ईमानदारी आदि के पता सबसे पहले कहाँ पड़ता है, यहीं पे पड़ता है, परिवार में ही पड़ता है। परिवार के मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए, मन मस्तिष्क में बैठाने के लिए निम्न प्रकार से महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। ठीक, क्या निभा सकते हैं, ये हम आप लोग को बता दे रहे हैं जो पढ़ते हैं। पुरातन मूल्य और नवीन मूल्यों के मध्य सामंजस्य स्थापित करना, मतलब नैतिक मूल्य में उपदेशात्मक रूप में क्रियान्वित नहीं किया जाना चाहिए, वरन मतलब कि ऐसा है ना कि केवल उपदेश दे और मतलब कथनी करने में अंतर नहीं होनी चाहिए, सीधी बात है, कथनी करने में अंतर नहीं करना चाहिए, दिनचर्या में पारित किया जाना चाहिए। अभिभावक को भी कथनों से अधिक उसकी कृतियों पर प्रभाव बच्चे को पड़ता है, क्योंकि अनुभव, हमने कहा कि अनुसरण अनुसरण और अनुकरण दोनों करता है, तो इसलिए पड़ेगा। माता पिता की कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जिस प्रकार से वो व्यवहार बच्चों से अपेक्षित करते हैं, तो उन्हें भी स्वयं कैसा करना चाहिए, वैसा ही आचरण करना चाहिए। तो ये बढ़ावा देने के लिए क्या क्या सिफारिश दे सकते हैं, हम सिफारिश दे रहे हैं, कहानियों को बढ़ाओ। ठीक है, पारिवारिक वातावरण में अनुरूप ही हमारा व्यवहार और मनोवृत्ति बनता है। तो परिवार को सदस्यों में भावनात्मक संबंध होने पर बच्चों में भी प्रेम सहयोग होगा। ऐसा नहीं कि झगड़ा हो रहा है, झगड़ा होगा तो फिर क्या होगा, बच्चे ज़्यादा डिप्रेसिव होते हैं। ठीक, ट्रांसफर पॉइंट ऑफ कल्चर होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी जाता है ये कल्चर को। तो हम इन सारी चीज़ें हम पहले ही बता रखे हैं, लेकिन फिर भी अगर हम बताएंगे ना, परिवार के भौतिक और मानसिक वातावरण सौहार्दपूर्ण होना चाहिए। माता पिता का कर्तव्य, मतलब कितना आप चाहो लिख सकते हो, इस पे असीमित है। अब हम डीकेडी कर लेते हैं ना कि सीधे सीधे पॉइंट लिखे, हम यहाँ से रटे ही नहीं कुछ चीज़ें, मतलब ही नहीं है ना, मतलब ही नहीं है कि परिवार में का क्या भूमिका हो सकता है। हम डीकेडी ही कर लेते हैं, बात खत्म। क्या भूमिका है और क्या करना चाहिए, तो परिवार की भूमिका, परिवार की भूमिका में हम कहें सबसे पहले जॉन लॉक की बात आ जाएगी कि बच्चा बालक कोरे समान या निर्मल जल के समान, स्वच्छ जल के समान होता है, जैसा लिखोगे वैसा होगा। ठीक है, फिर बात आना चाहिए माता पिता, शिक्षक प्रथम शिक्षक हैं, और परिवार क्या है, फर्स्ट विद्यालय है, यहीं पे सीखेगा। दूसरी बात हम कहेंगे अनुकरण अनुसरण करता है, अनुसरण करता है। ठीक है, फिर हम कहेंगे कि यहीं पे ईमानदारी, ईमानदारी, सच्चाई, सच्चाई, कर्तव्य परायण इत्यादि मूल्यों को सीखता है परिवार में ही। ठीक है, तो ये हमने बोल वचन इंट्रो में कह दिया, इतना है। अब परिवार की भूमिका कैसे बढ़ाएं, कैसे मूल्यों को बढ़ाएं परिवार में। ठीक है ना, मूल्यों को बढ़ाने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें ध्यान देना होगा कि सबसे बड़ी बात कि जो शिक्षा दिया जाए वो शिक्षा कैसा हो, नैतिक शिक्षा अव्वल दर्जे को हो। नैतिक शिक्षा की बात कर रहे हैं, नैतिक शिक्षा अव्वल दर्जे को हो। कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए, कथनी करने में अंतर नहीं होना चाहिए। ठीक है, जैसा आप व्यवहार करना, जैसा आप चाहते हैं कि बच्चे करें व्यवहार, वैसा आपको करना पड़ेगा। ठीक है, समाजीकरण के माध्यम से
संस्कृति, एक संस्कृति को दूसरे संस्कृति, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी संस्कृति क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं। तो संस्कृति में अगर ट्रांसफर करते हैं, समाजीकरण कहीं गलत हुआ ना तो संस्कृति भी चौपट हो जाएगी। तो संस्कृति को संरक्षित करने के लिए समाजीकरण को क्या करना, सुदृढ़ करना चाहिए। इनको कहानियां पढ़ाना चाहिए, कहानियां पढ़ाना चाहिए, ठीक है ना। इनको आध्यात्मिक चीजें, आध्यात्मिक प्रयास या मेडिटेशन जरूर करने के लिए बोलना चाहिए, ठीक है ना। उससे हमारा क्या होता है, जो अंतरात्मा की आवाज है ना वो क्लियर कट सुनाई देने लगती है, ठीक है। तो ये बातें हमने बोल सकते हैं। तो समस्याएं क्या है, समस्याएं परिवार में क्या है, तो एकल परिवार बन रहा है, बच्चे आया या नौकर पर निर्भर हो रहे हैं, माता पिता के बच्चों की आवश्यकताओं और भावनाओं पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, परिणाम स्वरूप एकाकीपन, मानसिक तनाव, निष्क्रियता बढ़ जा रही है। तो बच्चों में ऐसा हो रहा है, ठीक है ना। हम कैसे कह रहे हैं कि यही बात हो रही है, हमने ये बहुत छोटा बोला गया है, हमारे पास इतना व्यापक आयाम है तो क्यों छोटा हम बोले। ऐसी समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं बच्चों में, मूल्यों में, या परिवार अपनी भूमिका निभाने में असहमत है, असहमत मतलब असक्षम है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसको समझाने के लिए देखो, चल जाओ, इसको समझाने के लिए हम परिवार को समझते हैं। पहले परिवार को विघटित करने के लिए क्या क्या कारण है, तो परिवार को विघटित करने के लिए एक कारण है कि गृह क्लेश या हम कहें आंदोलन, और ज्यादातर ये साफ साफ बोला गया है एंथ्रोपोलॉजी में नारी आंदोलन की बात। हाँ, परिवार का विघटन होने का शहरीकरण है, औद्योगिकरण है, पश्चात संस्कृति है, ठीक है, बोल बच्चन वाला पाश्चात्य संस्कृति है। फिर हमारा क्या है, समाजीकरण है, ठीक है। फिर हमारा क्या है, आधुनिकीकरण है। इन सब परिवार को विघटन करने के लिए काम किए। और चूंकि परिवार की बात कर रहे हैं तो सिर्फ यही नहीं होगा, जब परिवार ही विघटित होगा तो इन जाहिर सी बात है कि इन सब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से इन पे इम्पैक्ट होगा। तो समस्याएं क्या हैं, केवल एकल परिवार है नहीं सर, एकल परिवार, इन सब की वजह से ये परिवार एकल परिवार में चेंज हुआ है। जैसे शहरीकरण हुआ तो शहरों की चकाचौंध परिवार को तोड़ के एकल परिवार की तरफ भाग गया, ठीक है। बुजुर्ग गांव में ही रह गए, शहरों में क्या हो गया, शहर में एकल परिवार रह रहा है, माता पिता चले जा रहे हैं कहाँ पे, जॉब पे चले जा रहे हैं, तो वहां पे आ रहे नौकर आ रहे हैं, ठीक है। नौकर रह के तो वो क्या सिखाएगा, जो दादा दादी सिखाते थे नहीं सिखाएगा। तो जरा इसको बृहद आयाम में सोचो, ये कोई बड़ी बात नहीं है ना, बृहद आयाम पे सोचो, नहीं तो संडे को डीकेडी करेंगे, जो भी बोल लोगे वो, जिसको भी प्रॉब्लम होगा। मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका, समाज का मतलब सामाजिक संबंधों का ताना बाना है। हम कहें कि समाज बना क्या है, समाज बना है सामाजिक संबंध से। सामाजिक संबंध जहां भी होगा ताना बना होगा, तो मतलब कि वो अगर उन संबंधों में प्रभाव मानव के मूल्यों पे भी पड़ता है। जैसे कि हमें समाज क्या है, अंदर प्रेम है, सहानुभूति है, त्याग है, शांति है, बंधुत्व है, सामाजिक एकता है, ये मूल्य विकसित होगा तो फिर हमारे जातिवाद, कट्टरता, बाल अपराध, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, दुष्प्रवृत्तियां, ये सब दिखलाई देंगी नहीं दिखलाएंगी। अगर किसी समाज में ये मूल्य हैं, जो अच्छे हैं मूल्य हैं, अगर होंगे तो ये सारी चीजें नहीं देखेंगे। वरना कोई लड़का किसी लड़की को देख के कमेंट नहीं करता, इसका मतलब वो सीधे सीधे समाज को ही क्या करता है, इंडिकेट करता है कि कैसा है। जहाँ पे लड़की अगर सड़क पे चल रही है, ठीक है ना, उसको कमेंट या इवटेजिंग करते हैं, और वो समाज कहीं ना कहीं प्रोत्साहन देती है ना उस चीज को, लड़की को ही दबाती है। तो यहाँ पे एक बात में नहीं, वही लड़की रोक के अगर एक बार मुंह खोल के बोल देना तो वो बंदा जो है ना, वो शर्म के मारे फिर से कभी किसी पे इवटेजिंग नहीं करे। लेकिन क्या लड़कियों को पहले से शिक्षा दे दी गई कि चुप रहना, बोलना नहीं, ठीक। तो वर्तमान स्थिति क्या हो गई है, तकनीकी का युग हो गया, ये उपकरण ज्यादा यूज कर रहे हैं, ठीक है। भूमंडलीकरण हो गया है, अब भूमंडलीकरण में उपभोक्तावादी या भौतिकवादी प्रवृत्ति क्या हो गई, बढ़ गई है। तो मूल्य जो हमारे परंपरा मूल्य हैं, भूमंडलीकरण की वजह से पाश्चात्य मूल्य ज्यादा डोमिनेंट हो गए हमारे ऊपर, वो है समाज को विखंडित करने लगे, भौतिक सुख सुविधा को जुटाने में लोग लगे रहने लगे, और उस भौतिक सुख सुविधा
जो जुटाने में लगे तो वो मूल्यों में अंतर्द्वंद उत्पन्न हो गया। जो लोकतांत्रिक मूल्य थे, स्वतंत्रता, समानता, न्याय, बंधुत्व, इन सब को भूल गए। ठीक है ना। तो अगर इन मूल्यों को, स्वतंत्रता, समानता, न्याय और बंधुत्व को भूल जाओगे तो समाज में कहाँ समरसता होगा? नहीं होगा। अगर स्वीकार कर लोगे, ठीक है, तो कितना है स्वतंत्रता? अब देख लो समानता क्या है, कितना स्वतंत्रता समाज में है, स्वतंत्रता कितना समाज में है। महिला ही क्या अभी पीछे ये टीचिंग दी बताया, देख लो कितना समानता कितना है, समानता कितना समाज में है। 1% के पास 75% आर्थिक संपदा है, कितना समानता है। न्याय कितना समान, न्याय कितने को मिलता है, न्याय कितना मिलता है? 56% भाई भतीजा वाला जुडिशियल सिस्टम आपको न्याय दे देगा। बंधुत्व कितना का मिल, अगर बंधुत्व अच्छा होता तो संप्रदायवाद देखने को मिलता, अलगाववाद देखने को मिलता, नहीं मिलता भाई। तो ये मतलब क्या है समाज की, अभी ये स्थिति है। ठीक है ना। मूल्य में, मूल्य की कमी के कारण वैमनस्यता वगैरह, तो क्या किया जाए फिर समाज में, क्या किया जाए? तो ऐसी स्थिति में क्या है, समाज के मूल्यों को ह्रास हो उसके रोकने के परीक्षण और संवर्धन के लिए दोहरा प्रयास किया। नकारात्मक क्या करे कि अश्लील सामग्री कोई वितरण है, प्रसारण हो रहा है, उस पर कड़ी निगरानी रखी जाए और उससे संबंधित लोगों को कार्रवाई किया जाए। इंटरनेट साइटों पर प्रभावी प्रतिबंध लगाए। सकारात्मक क्या, समाज में रचनात्मक कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जाए। गैर सरकारी या एनजीओ का महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं सकारात्मक में। मूल्यों के संवर्धन और प्रसारण में सामाजिक परिवेश का योगदान। मतलब कितना छोटा हम लोग की सोच है। अब इस बात पे हमको बड़ा शर्म महसूस होता है कि हमारी वर्तमान स्थिति क्या है। अब हम बात कर रहे हैं सामाजिक मूल्यों की बातें, भूमिका क्या हो सकता है सामाजिक मूल्यों की बात, भूमिका। समाज की बात जब भी करेंगे, जैसे हमने कहा था कि मानव की बात करेंगे तो डिफरेंट आयाम होगा, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, पर्यावरणीय, और उसी से समाज बना है भाई। व्यक्ति से समाज बना है और समाज की भी भूमिका क्या होगी, डिफरेंट सेक्टर में होगी। ठीक है ना। तो हम ये बात नहीं बोल सकते कि समाज डिफरेंट फील्ड में, समाज क्या करता है डिफरेंट सेक्टर में या क्षेत्र में क्या करता है, कार्य करता है। सामाजिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में, राजनीतिक क्षेत्र में, पर्यावरणीय क्षेत्र में, प्रशासनिक क्षेत्र में काम करता है। और इन क्षेत्रों में समरसता और समन्वय या समाज का विकास करने के लिए, ठीक है, सामाजिक मूल्यों को, सामाजिक, आर्थिक या जो भी मूल्यों को क्या करना चाहिए, बढ़ावा देना चाहिए। ये बात हम बोल रहे हैं। तो मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका क्या होगा कि जब भी मानव होगा तो अगर सामाजिक क्रियाकलाप करेगा तो उसमें इंटरेक्शन होगा। तो सामाजिक क्रियाकलाप में जितने सामाजिक मूल्य हैं वो वृद्धि हो जाएंगे। आर्थिक क्रियाकलाप में समाज से इंटरेक्शन करेगा तो जो इंसान इंटरेक्शन करेगा, अब इस बात को समझ लेते हैं थोड़ा सा कि सामाजिक की बात करेंगे तो सामाजिक मूल्य से अगर कोई ह्यूमन है, मानव है, समाज के साथ क्या कर रहा है, इंटरेक्शन कर रहा है, तो समाज में अगर इंटरेक्शन करेगा तो सामाजिक मूल्य, अगर समाज का अच्छा होगा तो सामाजिक मूल्य क्या हो जाएंगे, अच्छा होंगे, और नहीं तो सामाजिक मूल्य गर्त में जाएंगे। अगर समाज का मूल्य अच्छा नहीं होगा, सामाजिक मूल्य, अगर समाज का आर्थिक मूल्य नहीं अच्छा होगा तो जो ह्यूमन इंटरेक्ट कर रहा होगा तो उस ह्यूमन का आर्थिक मूल्य, अगर समाज अच्छा होगा तो आर्थिक मूल्य हमने बताया था ना उधर मूल्य, तो आर्थिक मूल्य अच्छा होगा, नहीं तो गर्त में जाएगा। वैसे ही राजनीतिक का होगा, वैसे ही प्रशासनिक का होगा, बोलो होगा कि नहीं, वैसे ही हमारा किसका होगा, पर्यावरणीय का होगा। पर्यावरण में जैसे अब एक एग्जांपल ले लेते हैं आप लोगों को, हमको लगता है कि क्या बताएं, पर्यावरण में भी देखें तो समाज क्या करता है, इंटरेक्शन करता है, समाज के द्वारा पर्यावरण बना रहता है। अगर इस समाज में जैसा समाज का नियम होगा, ह्यूमन इंटरेक्शन का, अगर ये समाज चाहता है कि पर्यावरण का मतलब संसाधन का खूब दोहन करे, तो ये आदमी कैसे पर्यावरण का रक्षा कर सकता है, क्योंकि सीख तो वही रहा है ना दोहन करने का, तो इसका प्रवृत्ति कैसा हो जाएगा, दोहन करने की हो जाएगी। तो हमारी बात ये हो गया, यहाँ पे मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका हर एक सेक्टर में समाज करने की हो सकता है। तो विकसित होगा तो जैसे क्या क्या होना चाहिए, त्याग होना चाहिए, शांति, भातृत्व, सामाजिक एकता, प्रेम और सहानुभूति, ये सारी चीजें होनी चाहिए। और ये होगा तो फिर जातिवाद, कट्टरता, बाल अपराध, ईर्ष्या, द्वेष, वैमनस्य, ये सब चीजें नहीं दिखेंगे, बल्कि ये हमारा एक सीमित हो गया किस बात पे, सामाजिक पार्ट पे ही सीमित हो गया।
लेकिन हमने कहा कि समाज का केवल एक ही पार्ट तो नहीं है ना, सामाजिक तो नहीं है ना। देखो इसमें कहीं भी एग्जाम्पल देखोगे सब जगह सामाजिक होगा। जातिवाद, कट्टरता, बाल अपराध, ईर्ष्या, सब वैमनस्य, दुष्प्रवृत्ति, ये सामाजिक ही होगा। लेकिन क्या भाई समाज केवल एक ही क्रियाकलाप करेगा? नहीं करेगा ना। तो मूल्य विकसित करने में समाज की भूमिका, जितने मूल्य के टाइप हैं मानव के, उतने मूल्य के टाइप का विकसित करने में समाज भूमिका निभाएगा। सीधी सी बात है। तो हम केवल सामाजिक देख के एक पक्षीय आंसर लिख के क्यों आएंगे? हम बात समझना इस बात को, गहन विश्लेषण है, ठीक है ना। तो वर्तमान स्थिति क्या हो गई? वर्तमान स्थिति यही तो हुई कि वर्तमान स्थिति में समाज के अंदर भूमंडलीकरण आने की वजह से भूमंडलीकरण का प्रभाव पड़ा, और प्रभाव पड़ा तो हम निगेटिव चीजों में बहुत चले गए। उत्थान भी हुआ हमारा, लेकिन निगेटिव चीजें हुई भूमंडलीकरण के कारण। शहरीकरण हुआ, शहरीकरण की वजह से भी हुआ। मतलब हम जिस तरह से ये बातें बोली गई हैं, लोकतंत्र की बात हुआ, तकनीकी यूज हुआ, ठीक है ना। अब अंतर्द्वंद हुआ, भौतिक सुखवादी हुआ, तो ये सब मूल्यों का डिग्रेडेशन हुआ। तो डिग्रेडेशन के लिए मूल्यों का पतन हुआ। तो क्यों हुआ? तो भूमंडली के कारण हुआ, शहरीकरण के कारण हुआ, समाज में औद्योगिक के कारण पतन हुआ। फिर क्यों पतन हुआ? तो मूल्यों की पारंपरिक मूल्यों की उपेक्षा इसलिए कम हुआ। फिर हमारा समाजीकरण की प्रवृत्ति क्या हुई? कम हुई। इसकी वजह से फिर हमारा क्या हुआ इसमें? पाश्चात्य संस्कृति के बोल डाल सकते हो। ऐसे हम बहुत सारे कारण हैं जिसको हमने लोकतंत्र की तक भौतिकवाद, भूमंडलीकरण और टेक्नोलॉजी से जोड़ा है। इसमें हम ये जोड़ सकते हैं, टेक्नोलॉजी जोड़ देंगे, भूमंडलीकरण जोड़ दिया, लोकतंत्र की बात जोड़ देंगे। लेकिन ये सारे कारणों के कारण समाज के पतन हुआ है। ठीक है, फिर करना क्या चाहिए, क्या किया जाए? तो वो ये बोले हैं कि नकारात्मक सकारात्मक दो परिप्रेक्ष्य में काम करना चाहिए हमें संवर्धन करने के लिए, कि अगर कोई अश्लील चीजें हैं हम हटाएं, ये हमें। लेकिन ये काम क्या कर रहे हो? सिर्फ सामाजिक कर रहे हो ना भाई। ये भी तो देखो कि आप हटा रहे हो। एक समाज की बात सिर्फ सामाजिक ही होगा क्या? इसके बहुत डायमेंशन होगा। ये समाज केवल सामाजिक ही करेगा? बात तो ये ना, इंटरेक्शन हमारी भले सामाजिक होगी, लेकिन ये आर्थिक, राजनीतिक सब काम करेगा ना समाज। तो उसमें भी तो सुधार करोगे कि केवल सामाजिक सुधार करके ये नकारात्मक सकारात्मक सुधार किया, सामाजिक हो गया समाज। क्योंकि समाज की बात है तो सामाजिक ही होना चाहिए। नहीं भाई, समाज का काम जैसे मानव काम करता है। अब जरा सा सोचो कितना बड़ी बात है कि व्यक्ति क्या करता है? व्यक्ति से समूह बनता है, समूह से क्या बनता है? समुदाय बनता है, समुदाय से क्या बनता है? समाज बनता है। व्यक्ति का उतना डिफरेंट डायमेंशन काम किया, तो क्या समाज का काम सिर्फ सामाजिक ही रखोगे? नहीं ना। हाँ? तो क्या किया जाए? तो हर एक सेक्टर में आप उपाय दो, सामाजिक में, आर्थिक में, राजनीतिक में, क्योंकि पूरा क्यूमुलेटिव है। अगर मतलब सामाजिक मूल्यों में सुधार करके हम मूल्यों में बढ़ा दें सामाजिक मूल्य, तो वो प्रेम वगैरह भले बढ़ जाएगा। लेकिन उस प्रेम और इसको लेके क्या, जो भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ हो, उस प्रेम और प्यार को लेके क्या, जब खाने के लिए हमारे पास नहीं हो, वंचितों को ध्यान ना दिया जाए, उस प्रेम और उसका क्या, जिसका लोकतंत्र मतलब छीन लिया जाए ना। बात बड़ा इंटरेस्टिंग चीजें लगती हैं कि कोई कैसे इससे बड़े बड़े मतलब ऑथर भी इग्नोर कर देते हैं, और जब बात आती है यहाँ पे तो मूल्यों के प्रसारण में सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो समाज एक तो है नहीं। अब बात करते हैं सामाजिकरण की। तो सोशलाइजेशन का इंपॉर्टेंस है। जैसा सोशलाइजेशन होगा किसी व्यक्ति का, और यहीं पे हमारा बेनेडिक्ट रूथ और मार्गरेट मीड का नाम जरूर आना चाहिए। दोनों पर्सनालिटी है और दोनों की हमने बता दिया था, व्यक्ति से समाज। और यहाँ पे हम नहीं बोलेंगे, केवल हवा देंगे समाज, और समाज से व्यक्ति, मार्गरेट मीड बोलते हैं। तो जो भी सीखेगा सामाजिकरण के माध्यम से सीखेगा। तो सामाजिकरण की बात हमने कहा कि मूल्यों को संवर्धन और प्रसारण में सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान है। तो क्या है परिवेश में? तो जैसा सामाजिकरण होगा वैसे मूल्य आएंगे। अगर वो समाज का सोशलाइजेशन, उस फैमिली का, जिस फैमिली में क्या है, लड़का रह रहा है, वो क्या है, वो लड़कियों को मतलब सबसे नैरो दृष्टि से देखता है कि लड़कियां कुछ नहीं होती हैं, या उपभोग के समान, उपभोग की भांति के लिए हैं। तो उस समाज में अगर ऐसी दृष्टि होगी तो वहां पे लड़कियों का जीना दुश्वार हो जाएगा भाई। जैसा सोशलाइजेशन, जैसा समाज होगा, जैसा सामाजिकरण होगा, वैसा ही वो सीखेगा। नागरिकों के पास सिटीजन इनिशिएटिव, जैसे कि अगर
भ्रष्टाचार क्या है, विसिल ब्लोअर है। विसिल ब्लोअर के मतलब अगर कर रहे हो तो इसको मतलब एक को पता चला कि अरे यार वो बहुत बढ़िया काम किया, तो वो सीखेगा ना, भ्रष्टाचार को उजागर करेगा, निंदा करना। और यार समाज ही तो है, समाज ही है जिसके बारे में हमने कहा था, नागरिक समाज, सिविल सोसाइटी, या हमने कहा ना कि सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट हम लोग पढ़ चुके हैं। तो सोशल ऑडिट कौन करता है? अगर सोशल ऑडिट करने का मतलब है कि वो तो कहीं ना कहीं इनकलकेट कर रहा है ना, आर्थिक चीजों को देख रहा है ना कि संसाधन कहीं मिस यूज ना हो। ठीक है, तो नागरिकों की पहल जो होती है ना, वो भी सिखाती हैं लोगों को। अब सिविल सोसाइटी है, फिर से वही बात आ गई ना, सिविल सोसाइटी एनजीओ वगैरह है, वो भी क्या करते हैं, भ्रष्टाचार वगैरह का या कोई कहीं पे अप्रगत मतलब प्रगतिशील मूल्यों पे क्या हो रहा है, प्रहार हो रहा है, तो वहां पे उठाने की बात होती है। ये एनजीओ वगैरह काम करते हैं कि अच्छा हो, स्वास्थ्य अच्छा हो, सारे मूल्यों को देखते हैं। ठीक है, सिविल सोसाइटी हेल्प करता है। फिर इनकी भूमिका और प्रभावी बनाने के लिए निम्न उपाय किए जा सकते हैं। क्या किया जा सकता है? भ्रष्टाचार को घटनाक्रम पे सोसाइटी को और शिक्षित और जागरूक करना, सरकारी कार्यक्रम पे निगरानी रखने के लिए रेडियो समाचार पे। तो सिविल सोसाइटी की बात तो वही है ना कि सिविल सोसाइटी में सब लोग आते हैं, तो वो उनको जागरूक कैसे कर सकते हो, कैसे और हेल्प कर सकते हो सिविल सोसाइटी पे सोचना। अच्छा, ये काम करना, ये सोचना हम टॉपिक दे रहे हैं। पहला टॉपिक है सिविल सोसाइटी कि कैसे बढ़ावा दे सकता है, ये समाज के पार्ट है। तो पहला है समाजीकरण को कैसे बढ़ावा दे सकता है, ये अगली बार हम पूछेंगे। समाजीकरण को कैसे मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं समाजीकरण के द्वारा। दूसरा क्या, दूसरा हमारा है कि हैंग कर गया, दूसरा है कि जो हमारा नागरिक पहल है, नागरिक पहल समाजीकरण के बाद नागरिक पहल है, उस नागरिक पहल के द्वारा कैसे हम मूल्यों को इनकलकेट कर सकते हैं या मूल्यों को बढ़ावा दे सकते हैं। तीसरा है सिविल सोसाइटी कैसे बढ़ावा दे सकता है। सिविल सोसाइटी कैसे बढ़ावा दे सकता है, इसके पॉजिटिव निगेटिव दोनों हैं। सिविल सोसाइटी में ये भी सोचना है कि सिविल सोसाइटी में प्रभावी बनाने के लिए जो सिविल सोसाइटी है, नागरिक समाज है, उसको प्रभावी बनाने के लिए और क्या क्या कर सकते हैं, ये चीज़ें आपको सोचना है। क्योंकि ये सिटीजन चार्टर हम लोग बता चुके हैं, और सिटीजन चार्टर इज वेरी गुड, मतलब हम कहें कि मीन है वैल्यू को बढ़ाने के लिए, बहुत अच्छा है समाज में। समाज कैसा निर्धारित करे चार्टर, सिटीजन चार्टर क्या करता है, सिटीजन चार्टर में यही तो होता है कि हम कैसे सेवा देंगे, सेवा का निर्धारण होता है सिटीजन चार्टर में। अगर जो सिटीजन चार्टर में घोषणा होता है, अगर घोषणा के अनुरूप किए कोई काम तो वो अनुचित होगा। अनुचित होगा मतलब कि आपके पास वैल्यूज नहीं है, तो सिटीजन चार्टर भी कहीं ना कहीं ये बढ़ावा देता है। लोगों को मालूम है कि अगर सेवा अच्छा नहीं मिला तो वो क्या करेंगे, सेवा अच्छा नहीं मिल रहा है तो वो शिकायत प्रणाली में चले जाएंगे। सिटीजन चार्टर की शिकायत प्रणाली है, उसमें जाके बोलेंगे। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं उसके अंदर वैल्यूज बढ़ रही हैं, जागरूक हो रहा है। ठीक है ना, तो सिटीजन चार्टर भी कहीं ना कहीं आपको बढ़ाएगा। क्या बढ़ाएगा, ये बातें दो चार सोच के समझ के रखना है, यहाँ पे से नहीं देखना है। ठीक है, अपनी तरफ से जो भी सोचना है। मीडिया भी इनकलकेट करती है परिवार में। अगर किसी की समाज में मीडिया भी पार्ट है होता है, और मीडिया भी अच्छी अच्छी बातें को सिखाती है और बुरी भी बातें सिखाती हैं। तो अच्छी बातें सिखा सकती है स्वतंत्र मीडिया, इसको फोर्थ पिलर बोला गया लोकतंत्र का, तो कुछ कारण के बोला गया होगा ना। जो एलो जर्नलिज्म है या पेड जर्नलिज्म है, ये सब इसकी नकारात्मक है। ठीक है, अब महिलाओं को उपभोक्तावादी नेचर को सबसे ज्यादा प्रदर्शित कौन किया है, मीडिया ही किया है। मेरे गोरेपन का राज फलाना फलाना ये, ठीक, तो मीडिया भी करती है, समाज को प्रभावित करती है और बढ़ावा देने के लिए। तो उस पर भी देखना होगा आपको कि क्या सोच के लिख सकते हो, क्योंकि हम बताने के लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए केलू सखी चला था, कुंजले पंजे कच्चुजी, या दूरदर्शन पे सत्यमेव जयते चला था, उससे भी लोगों को बहुत सारी चीजें सीखने को मिली ना। ये सब एग्जाम्पल हम दे सकते हैं। सत्यमेव में सोशल ऑडिटिंग का नाम लिया था पीछे, तो सोशल ऑडिटिंग भी हमारा क्या करेगा, ये मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए काम करेगा। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, समाज को भ्रष्टाचार से मुक्त करने एवं मूल्यों को बढ़ाने में सामाजिक सर्वसम्मति बनना आवश्यक है। मतलब अगर भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो अकेले रूप से नहीं कर सकते, जब तक पूरा समाज नहीं चाहेगा तब तक नहीं हो सकता।
केवल घोषणा पत्र और कागजी कार्रवाई के स्तर पर इसे क्रियान्वित करने के बजाय धरातल पे उनको साकारित करने का सकारात्मक प्रयास होना चाहिए। सार्वजनिक सर्वसम्मति बनाना तब भी हो सकता है, ठीक है ना, जैसे भ्रष्टाचार को लेके चला। सामाजिक सोशल कैपिटल, सोशल कैपिटल का मतलब क्या कि विभिन्न अवसर जैसे जन्म है, विवाह है, मृत्यु है, विपदा है, भूकंप, बाढ़, नाते रिश्तेदार, जाति बंधु, परिजन, पड़ोस वाले पीड़ित व्यक्ति को सहारा देते हैं, यही सामाजिक पूंजी है। जब विभिन्न अवसरों पे और विपदा पे देखते हो कि अड़ोस पड़ोस के लोग आके क्या हो जाते हैं, आके सहारा देने लगते हैं, और इसी को क्या बोला जाता है, सोशल कैपिटल। और सोशल कैपिटल के द्वारा भी बहुत ज्यादा मूल्यों को बढ़ावा दिया जा सकता है, ठीक है। तो सामाजिक पूंजी की अवधारणा मजबूत हो, ये हमारी सामाजिक जीवन या सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को क्या कर सकते हैं, अनुसरण करती है। तो इसको भी बढ़ावा देके हम किए कर सकते हैं। जैसे भी हो, ये बातें को हमें याद रखना है। फिर सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग में अब ये बात आ जाती है कि एंथ्रोपोलॉजी माना जाता है, जो पोलॉजिस्ट होते हैं, मतलब मानव शास्त्री होते हैं, एंथ्रोपोलॉजिस्ट, वो डॉक्टर भी होते हैं, समाज के लिए डॉक्टर भी होते हैं, इंजीनियर भी होते हैं। क्यों डॉक्टर होते हैं, जैसे एक एग्जांपल बताते हैं कि डॉक्टर इसलिए होते हैं कि अगर किसी मान लो ट्राइब है, उस ट्राइब में वो ज़्यादातर ओझा वगैरह पे विश्वास करते हैं, ओझा पे विश्वास करते हैं, डॉक्टर पे विश्वास नहीं करते हैं। तो इनको अगर ट्रीट करना है, या मान लो कि इनके अंदर कुरीतियाँ हैं, कोई कुरीतियाँ नहीं, प्रथा बोल दो, कोई गंदा प्रथा है, उस प्रथा को खत्म करना है, तो कौन करेगा, एंथ्रोपोलॉजी ही करेगा डॉक्टर के रूप में। और उसके अंदर नया चीज इनकलकेट कैसे करेगा, इंजीनियर के रूप में बनाएगा। तो सामाजिक अभियांत्रिकी, सोशल इंजीनियरिंग भी एक नया नजरिया है। इससे क्या होगा कि सामाजिक जीवन को अधिकाधिक सुखद एवं मूल्यपूर्ण बनाने के दृष्टिकोण से नियोजित सामाजिक परिवर्तन किया जाता है। मतलब सामाजिक परिवर्तन किया जाएगा। जैसे कि हम क्या कर रहे हैं कि एक एग्जाम्पल ही दे देते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। ऐसे हम करना नहीं चाह रहे थे, लेकिन एक एग्जाम्पल ले लो। एग्जाम्पल ये है कि जो अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब्स हैं, ज़्यादातर ट्राइब वो विश्वास करती हैं कि हम बीमार हैं। पहली बात तो बीमार हैं तो किसी डायन के वर्क की वजह से, डायन कर्म की वजह से हुआ है, और उस डायन को ही उस के परिवार वाले ढूंढते रहते हैं। अगर किसी को शक हो गया डायन को ना, तो कुचल कुचल के मार देंगे। छोड़ो ये अंडमान निकोबार की बात छोड़ो ना, झारखंड में भी था ये भी, तो झारखंड में डायन एक्ट आ गया, विच एक्ट आ गया था, ठीक है। तो ये हो गया, विश्वास था कि बीमार डायन की वजह से हुए। अब धीरे धीरे सुधार आ रहा है। क्यों सुधार आ रहा है कि यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजिस्ट उनकी संस्कृति को समझ रहे हैं कि वो वहाँ पे ऐसा है डायन, तो वो अंधविश्वास को क्या कर रहे हैं, दूर कर रहे हैं, सामाजिक परिवर्तन कर रहे हैं, सुधार कर रहे हैं। और यही सामाजिक परिवर्तन का क्या कहलाता है, सामाजिक अभियांत्रिकी कहलाता है, सोशल इंजीनियरिंग कहलाता है। दैट्स इट, ठीक है ना। तो देखो, सोशल इंजीनियरिंग के कारण से हम समाज में क्या कर सकते हैं, समाज के द्वारा या मूल्यों को बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। जैसे कि हमने कहा कि वो मूल्य डायन वाला था, तो अंधविश्वास था। सोशल पूंजी है, सोशल पूंजी के द्वारा बढ़ाया जा सकता है कि कभी भी विपदा आए तो एक दूसरे को सहारा करो। जन्म के समय में गांव में देखो, ये देखने को तो मिलता ही है, गांव में पूरे गांव वाले आ जाते हैं, जूट के बाल्टी और जो भी है खाना खिलाने लगते हैं, ठीक है ना। मृत्यु के समय में सब लोग आ जाते हैं कंधा देने। यूनिवर्सल एक्सेप्टेंस, सार्वजनिक सम्मति बनना भी एक मूल्यों का इनकलकेट करना होता हो। जैसे कि भ्रष्टाचार को खत्म करना है तो सब सर्वसम्मत हो तभी खत्म हो सकता है ना। लेखा जोखा, सोशल ऑडिटिंग होगा, सोशल ऑडिटिंग के द्वारा हम मूल्यों को भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है। सामाजिक मूल्य है समाज में, अगर सोशल ऑडिट किया तो ये लोगों को दिखेगा, किसी भ्रष्टाचार को उजागर किया, किसी को गबन का या दोषी बताया, या कुछ लेखा जोखा किया कि तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो इससे बहुत लोग प्रेरित होते हैं, बहुत लोग सीखते हैं सोशल ऑडिटिंग से भी। ऐसी इसी प्रकार हमने कहा कि ये जो सत्यमेव जयते हैं चलाया गया, तो सत्यमेव जयते से भी सीखे। मीडिया में के द्वारा भी सीखा जाता है, मीडिया में अच्छे अच्छे लोगों को क्या न्यूज दिखाया जाता है, या राष्ट्रपति बाल पुरस्कार, बाल साहस पुरस्कार दिया जाता है, तो वो उसके देखा जाता है। बहुत लोग प्रेरित होते हैं ना मीडिया से भी। तो कहने का मतलब हम सिटीजन चार्टर में से भी प्रेरित होते हैं, और लोगों को भी लगता है कि हाँ ठीक है, ये होना भी चाहिए, ठीक है, सीखते भी हैं। रात ज़्यादा हो गई है, इस समय 2:30 बज रहा है। एनीवे, ये ख़त्म करते हैं। फिर ये सोशल
सिविल सोसाइटी इनकलकेट कर सकता है, ठीक है, सिविल सोसाइटी। और नागरिकों की पहल, जैसे जैसा पहल अच्छा कोई करेगा, भ्रष्टाचार को उजागर करेगा या कोई चीज उसके द्वारा किया जाता है, समाजीकरण सोशलाइजेशन के द्वारा भी किया जा सकता है। तो मूल्यों के संवर्धन और प्रसारण में सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो कौन कौन परिवेश बताया कि सामाजिक परिवेश का इंपॉर्टेंट रोल होता है? तो हमने कहा समाजीकरण होता है, समाजीकरण होता है, ठीक है। दूसरा बात हमने कहा सिविल सोसाइटी, सिविल सोसाइटी भी हमारा इंपॉर्टेंट, मीडिया भी इंपॉर्टेंट रोल करती है। फिर हमने कहा कि सोशल इंजीनियरिंग, सोशल इंजीनियरिंग भी अच्छा इंपॉर्टेंट रोल करती है। फिर सामाजिक पहल होता है, सामाजिक पहल वो भी इंपॉर्टेंट है। और इसी तरह हमने और भी चीज़ें, सोशल ऑडिट भी बताया, और भी हमने बताया माथापच्ची करने का ये कि इन में मूल्यों के संवर्धन करने या बढ़ाने के लिए, प्रसारण के लिए सामाजिक परिवेश का महत्वपूर्ण होता है। तो कौन से परिवेश हैं? ये सारे परिवेश सामाजिक मूल्य में, मतलब सामाजिक परिवेश में ये क्या होंगे? मूल्यों को हमेशा प्रोत्साहित करेंगे। ये चीज़ें हमने बता दिया, आज जाके ख़त्म हुआ। और ये इसके बाद हम नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे, लेकिन नेक्स्ट लेक्चर में इसका डीकेडी 15 से 20 मिनट में करेंगे, ठीक है ना। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।